नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग सोशल मीडिया के प्रभाव, दुष्प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हो रही हैं इंदु शालिनी सोरेन। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप सामाजिक स्तर पर जो परिवर्तन हो रहा है उसको साक्षात आप देख रही हैं। हमारे दूसरे अतिथि हैं आप श्रीमान रजत गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप आदित्य हैं, आदित्य आईटी एक्सपर्ट हैं। और आप वेंकटेश शर्मा जी हैं, साइबर सेल में आप काम कर चुके हैं झारखंड के। वर्तमान में आप सदर थाने के थाना प्रभारी हैं। आप तमाम अतिथियों का स्टूडियो में स्वागत है। हम कार्यक्रम पर परिचर्चा से पहले आप लोगों के सामने कुछ ऐसे विजुअल, ऐसी चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं जो आपको उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर करेगा, सोचने के लिए एक ऐसा मौकाम पर ले जाएगा जहां से आप इसको बहुत ही बखूबी ढंग से समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं, जब हम समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया में थोड़ा सा भटकाव आया है, खासकर जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन और ये जो इंटरनेट वगैरह आया है। नो डाउट दिस सोशल मीडिया हैज़ हेल्प अस ए लॉट इन आवर लाइफ। इसने एक रिवोल्यूशन लाया है। अगर पॉजिटिविटी का हम लोग देखें तो पॉजिटिविटी में देख रहे हैं सोशल मीडिया काफ़ी लोगों की लाइफ में, पूरे संसार में क्रांति ला दिया। इसकी बहुत सारी मतलब अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। जैसे अगर एडिक्टेड हो गया कोई इसका, तो बहुत टाइम वेस्ट बहुत होता है। और इसका बहुत अच्छा यूज भी है। जैसे हम लोग का कॉलेज में ही है कि ग्रुप बना हुआ है, तो कोई भी नोट्स वगैरह कुछ भी होता है तो ग्रुप में डाल देता है, तो सबको मिल जाता है, प्रोवाइडेड हो जाता है अच्छा से। पहले हमें सिर्फ न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही होती थी, लेकिन सोशल मीडिया के आने से अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे किसी भी कॉलेज की कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमें सोशल मीडिया की जानकारी व्हाट्सअप है, फेसबुक है, उनके माध्यम से मिल जाती है। ऐसे यूज़ तो हम बहुत टाइम करते हैं, बट उसमें उसका बेनिफिट्स भी हो सकता है। आप उसको किस वे पे ले रहे हैं वो देखा जा सकता है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर बट उसको आप नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो वो आपके लिए लाइफ में अफेक्ट करेगा। सोशल मीडिया तो इम्पॉर्टेंट भी है। आज का डेली लाइफ में तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया। जैसे आदमी को कनेक्ट करके रखता है, इंफॉर्मेशन मिलता है उसमें से। अब बेनिफिट के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और अगर नेगेटिवली लेंगे तो डिस्ट्रैक्शन भी एक तरह से। इम्पैक्ट तो बहुत है। ये हम लोग को कुछ चीज़ सिखाता भी है, कभी बर्बाद भी करता है। डिपेंड करता है हम लोग कैसे यूज करते हैं। सोशल मीडिया हमारे जीवन में सीधे तौर पे बहुत अच्छा प्रभाव कर सकता है, लेकिन उसका हम एक सीमित समय के लिए उपयोग करें तो। नेगेटिव पॉइंट्स ये हो सकता है कि हम अक्सर कुछ भी चीज़ एक्सेस करने से हम वो एक जहर का समान होता है, तो ये सोशल मीडिया को ज़्यादा एक्सेस यूज़ ना करें। तो यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन इसको किस तरह से यूज़ करेगा। अगर वो कोई गलत यूज़ करेगा, मतलब जैसे कोई गर्लफ्रेंड से बात करते रहेगा तो काफ़ी देर तक बात करेगा, मतलब टाइम वेस्ट तो होगा ही उसका। आजकल देखते हैं घंटों हमारे बच्चे, चूँकि सोशल मीडिया के थ्रू से जो प्रचार हो रहा है, दुष्प्रचार भी कभी कभी होता है, उसमें भटकाव हो जा रहा है, जिसका कि हमें थोड़ा से रोक की ज़रूरत है, थोड़ी रोकथाम की ज़रूरत है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा संसार आपके सामने में है, और ये जो सोशल मीडिया है उसके कई प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव भी हैं और सकारात्मक पक्ष भी है। रजत दा, आप तो इस विषय पर लिखते, समझते, बोलते रहे हैं। क्या है ये पूरा तिलस्मी क्या है? गौतम जी, मतलब बिल्कुल ताज़ा उदाहरण से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं, क्योंकि ये कल की घटना है। मोतिहारी के एक लड़के को भागलपुर आरपीएफ ने कल ही गिरफ्तार किया है। उसको गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि वो रेलवे टिकट बुकिंग की तत्काल बुकिंग का अपने तरीके से अवैध सॉफ्टवेयर बना के दूसरों को बेचता था, और उसके पास 27 वैसे बुकिंग के दलाल थे जो उससे सॉफ्टवेयर खरीदते थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि उस लड़के के पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है।
उसने पुलिस को अपना बयान दिया। बहुत 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 बड़ी बात आपने कही कि लड़के के पास में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है और वह लड़का इतना सॉफ्टिकेटेड सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है और उसके माध्यम से वो फ्रॉड कर रहा है। वेंकटेश जी, ये आप तो देखते रहे हैं इस पूरी चीज़ों को। इन सब चीज़ों के लिए हमारे आईपीसी में भी प्रावधान है और आईटी एक्ट में भी प्रावधान बना हुआ है। क्योंकि जब से सोशल मीडिया कंसेप्ट आया तो पूरा संचार तंत्र ही बदल गया, संचार व्यवस्था ही बदल गई। पहले जो व्यवस्था थी कि एक आदमी कोई माध्यम को प्रिंट करता था और हजारों आदमी यूज करते थे। आज है कि हजारों प्रिंटर हैं और हजारों यूजर हैं एक साथ एक प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर हजारों लोग प्रिंट कर रहे हैं, हजारों लोग उसको देख रहे हैं। तो इसके चलते सारा मतलब सिस्टम ही चेंज कर गया। बहुत हजारों लोग। पहले क्या होता था कि अखबार होता था, छपता था, सुबह में आता था, प्रतिक्रिया देना होता था तो अखबार में ही प्रतिक्रिया देते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि आजकल हजारों लोग पोस्ट डाल रहे हैं और हजारों लोग पोस्ट कर रहे हैं। ये बड़ा तिलस्मी, आदित्य जी, इसको कैसा आप, किस तरह से आप विजुलाइज, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का जो यूसेज है वो बहुत ही हमारे लिए आज के दिन में इम्पॉर्टेंट है। हमारा आज के दिन में हम लोग दो ज़िंदगी जी रहे हैं। एक हमारा जो भौतिक ज़िंदगी है, जो फिजिकल, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसी चीज़ को जब यूट्यूब में रख दिया जाएगा तो जो लोग इंटरेक्ट करेंगे उसको हम लोग बोल देंगे आभासी ज़िंदगी, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड। अब वर्चुअल वर्ल्ड में जितना हम जी रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में जितना जी रहे हैं उतना ही फिजिकल वर्ल्ड में भी जी रहे हैं। हमारे लिए वर्चुअल वर्ल्ड भी आज के टाइम उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे एग्जांपल कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, है ना, वो लोग हायरिंग करती हैं। किस बेसिस पे करती हैं कि आपका सोशल मीडिया में आप क्या पोस्ट डालते हैं, आपका क्या किसी भी चीज़ के लिए व्यूज़ है, बिल्कुल वो जब समझेंगे तभी आपको हायर करेंगे। कहीं स्त्री के मतलब अगेंस्ट तो नहीं खड़े हो जाते हैं। ये सब चीज़ को समझने के लिए आपका सोशल मीडिया में प्रेजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सोशल मीडिया में प्रेजेंस नहीं है तो भी वो एक तरह का नेगेटिव मार्क है आपके लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपना सोशल मीडिया में प्रेजेंस भी रखें और उसके साथ साथ हम अपने आप को जागरूक भी रखें कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, कहीं हम उसका ट्रैप में फंस तो नहीं रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी क्राइम्स उसमें सोशल मीडिया में होती है। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में होता है वैसे ही क्राइम्स हमारे सोशल मीडिया वर्ल्ड में या आभासी ज़िंदगी में भी होता है। बहुत बहुत बढ़िया आदित्य जी, आपने बिल्कुल व्यक्तित्व के दो पक्षों पर आपने बातें कही कि आज के समय में हम दो प्रकार की जीवन जी रहे हैं। एक तो फिजिकल जीवन जी रहे हैं, दूसरा वर्चुअल जीवन जी रहे हैं। मैडम इंदु जी, आप तो समाज में काम करने वाली हैं, कई क्षेत्रों में आपने काम किया है। ये दो प्रकार का जो जीवन आया है उसके कारण जो दुष्प्रभाव बढ़ रहा है, तो इसमें क्या लगता है आपको कि ये सचमुच में ये नेगेटिव है या कुछ पॉजिटिव भी है इसमें? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। और आपने अभी जिस उदाहरण को आपने रखा, इसमें हम अगर एक यूथ वर्क को हम देखें तो यूथ में समय के साथ या कहीं समय से भी आगे निकलने की जो होड़ लगी हुई है और उनके बीच में एक भौतिकतावादी ज़िंदगी में जीने की होड़ है। और इसमें आगे निकलने के लिए वो सोशल मीडिया को बिल्कुल जमकर, जिसको कहते हैं जमकर, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल में उनको कहाँ चूक होगी इसका उनको अंदेशा नहीं है। और उनके चूक से जो हमारे समाज में और बाकी लोग हैं वो लोग खामियाजा भुगतते हैं। क्योंकि उनके चूक से, चूँकि हमारे समाज में तो सिर्फ यूथ नहीं है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, लड़कियां हैं, सारे तरह के लोग हैं। तो जो बच्चे हैं, बच्चों का भी उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारे घरों में जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के हाथ में अब मोबाइल आ गया है। और चूँकि हम इस टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है और वो खुद से वो ऑपरेट करना सीख गया है। और जब उसके हाथ में वो मोबाइल आ जा रहा है और वो खुद से ऑपरेट कर रहा है तो उसके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं
जो उसने पहले देखा नहीं। बिल्कुल 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 शालिनी जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि बच्चे समाज में किस प्रकार से व्यक्तित्व को और सामाजिक जीवन को ये सोशल मीडिया बदल रहा है और उसको भान ही नहीं होता है कि कब वो क्राइम कर बैठता है। वेंकटेश जी। ये ठीक ही बताई, खास करके टीनएजर्स में क्या प्रवृत्ति होती है, नीचे की ओर जाने की प्रवृत्ति प्रायः लोगों में होती है, गलत डायरेक्शंस में जाने की प्रवृत्ति होती है। और सोशल मीडिया पर अच्छे और बुरे सारे चीज़ एक साथ रखे हुए हैं और वहाँ कोई आपको बताने वाला नहीं है कि कौन आपको देखना है कौन आपको नहीं देखना है। तो बच्चे प्रायः जो है उत्सुकता बस गलत चीज़ों की ओर जाते हैं और टीनएजर्स का माइंड जो होता है, माइंडसेट जो होता है, वो उतना परिपक्व नहीं होता है डिसाइड करने वाला। तो इसीलिए उनसे गलत चीज़ सीख करके अपना जो मूल्य है, वैल्यूज जो हैं, लाइफ के वैल्यूज जो हैं, वो डिटोरिएट करता है। तो उसका असर परिवार पर, समाज पर, शिक्षा पर, सब जगह पड़ रहा है। स्वास्थ्य पर भी उनका स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। रजत दा, आप बिल्कुल इस चीज़ों को लिखते, पढ़ते, देखते, क्योंकि मैं स्वाभाविक रूप से आपको देखता हूँ तो आप रहे हैं, तो ये जो मूल्य जिसका आपने शर्मा जी ने जिक्र किया, अखबारी दुनिया में भी बड़ी तेजी से इस मूल्य में परिवर्तन हुआ है। जी, अब जैसे मान लीजिए अखबारों में खास तौर पर खबरें कई बार किसी नेता ने या किसी अभिनेता ने कोई ट्वीट कर दिया, वहाँ से जनरेट होती है। लेकिन मेरी चिंता इससे थोड़ी दूसरी तरफ है, हम में से शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं, मेरे पास भी ये सूचना कल तक नहीं थी, आज की सूचना है कि पूरे कोरोना काल में हिंदुस्तान के 95% लोग या तो मानसिक या शारीरिक या सामाजिक परेशानियों से जूझते रहे। अचानक की परिस्थितियां थी। अब उसके बाद की स्थिति है कि 50 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हिंदुस्तान में हैं अभी, और हर दिन तकरीबन 55,000 लोग नए मोबाइल उपभोक्ता उसमें जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन वो सड़क पर, तो उस आभासी दुनिया के सड़क पर वो जा रहा है, उसमें अमृत भी है, जहर भी है, और दोनों में लिखा हुआ नहीं है। ये तो हम लोगों की सामाजिक शिक्षा या पारिवारिक संस्कृति पर निर्भर है कि हम अमृत उठाते हैं या जहर उठाते हैं या दोनों को उठाए बगैर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अंतिम बात जो है, सोशल मीडिया या स्मार्टफोन, ये साइंटिफिक रिसर्च है, बहुत ज़्यादा उसके करीब रहना आपके लिए डिप्रेशन का कारण बनता है। ये प्रूव्ड फैक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड। बिल्कुल। आदित्य जी, जैसा कि रजतदा ने कहा कि ये जो सोशल मीडिया है उसके कारण स्वास्थ्य पर भी बड़ा वो असर पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उस विषय के विज्ञ हैं, जानकार हैं, ये दरअसल संसार है क्या और ये क्यों अपने तरफ लोगों को आकर्षित करता है? जी, मैं आपको ये जैसे पहले ही बताया कि आपका आभासी दुनिया में प्रेजेंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप फेस टू फेस जब आप मिलेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं, जब तक आपके पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट व्यूज़ सब कुछ उसमें ना हो। आप कोई भी आप पोस्ट डालते हैं, उससे आप क्या मतलब निकालते हैं, ये सब बड़ा ज़रूरी होता है सामने वाले के लिए। किसी आप टीम में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सब बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। लोग अपना अच्छी छवि बनाना चाहते हैं आभासी दुनिया में या सोशल मीडिया में। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है उनके करियर के लिए, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। तो लोग अच्छी छवि बनाने के लिए सोशल मीडिया में आना चाहते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि एक बहुत सारा यू कैन से नेगेटिव इफेक्ट बहुत सारा आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप एक ट्रैक नहीं रख पा रहे हैं कि हम कितने देर उसमें हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप सचेत रहते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपको बता देगा कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में आप टाइम व्यतीत कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए, ये सब बड़ा ज़रूरी है ना। ऐसा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, नॉर्टन का है, कैस्परस्की का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानिए कि हम कितने देर सोशल मीडिया में हैं, आपका क्या इम्पैक्ट है, आपका आउटर वर्ल्ड में आपका क्या इंप्रेशन जा रहा है। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल गंभीरता के साथ ये बताया कि जो व्यक्तित्व है उस अपने व्यक्तित्व यानी अपनी छवि को हर व्यक्ति अच्छा करके देखना चाहता है। मैडम, इस व्यक्तित्व को अच्छे ढंग से दिखाने के चक्कर में जो गलतियां हो रही हैं आजकल समाज में, आप देख रही हैं इंदु जी, आपको इस विषय पर कुछ आप प्रकाश डालिए।
क्योंकि समाज में हर कोई चाहता है कि हम सबके सामने में अच्छे दिखे, अच्छे रहें, हमारे अंदर का जो टैलेंट है वो सामने आए। लेकिन इन चीज़ों को, अपने अंदर के गुणों को दिखाने के लिए जो जरिया हमारे सामने सोशल मीडिया बना हुआ है, हम कभी कभी इस सोशल मीडिया का हम दुरुपयोग करने लग जाते हैं अच्छे बनने के चक्कर में। कहीं कहीं देखिएगा आप, जो ख़ास मैं पॉइंट रखूँगी यूथ पर, अभी अच्छे बनने या अच्छे दिखने, लोगों से आगे बढ़ने के चक्कर में वो लोग अपनी जो बौद्धिकता है, उस बौद्धिकता को कहीं ना कहीं वो क्षीण होते, मैं उनके बौद्धिकता को क्षीण होते देखती हूँ। और उनके अंदर में जो एक विवेकशील होना चाहिए कि हमें क्या अच्छा करना है, क्या अच्छा नहीं करना है। मैं एक उदाहरण देती हूँ कि मेरे बगल में एक टीनेजर बच्चा है। जब उसने अपने घर में मोबाइल की मांग की, क्योंकि उससे पहले वो अपने दोस्तों के साथ मोबाइल का आदी हुआ, अब उसको वो अपनी ज़रूरत महसूस होने लगी, तो उसने उसके लिए मोबाइल के लिए अपने घर में मांग रखी। जब उसको वो उपलब्ध नहीं कराया गया तो वो सीधे वो अपने आप को वो हैंग कर लेता है, वो अपने आप को फांसी में चढ़ा देता है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे यूथ में या हमारे बच्चों में जो तर्कशीलता होनी चाहिए वो नहीं, और उनके अंदर का जो सहिष्णुता होती है, वो सहिष्णुता कहीं ना कहीं वो कम हो रही है। रैशनैलिटी और रीजनिंग कम हो रही है। बहुत गंभीर बात मैडम इंदु जी ने आपने बताया। वेंकटेश जी, अब तो आप काफ़ी इस चीज़ को आप देखते समझते रहे हैं, क्या, क्योंकि ऑलरेडी दुष्परिणाम तो दिख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कौन कौन सी कानून हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं, इस पर जरा एक बार आप प्रकाश डालते। नहीं, बिल्कुल आभासी दुनिया में, ठीक ही बताया, आभासी दुनिया में जीने के आदी लोग हो गए हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम बताते हैं। दो तीन घटनाएं हमारे सामने घटी है थाना क्षेत्र में। जैसे एक अपराधी ही था, उसको किसी से बदला लेना था, तो कैसे उसके नज़दीक आए, तो क्या किया कि अपना फेक प्रोफाइल बना करके, वो लड़की बन करके, वो जानता था कि इसकी कमजोरी लड़की है, लड़की का प्रोफाइल बना करके और चैट करते रहा, और था एक्चुअल में लड़का, और चैट करते रहा। जो दोनों में इंटीमेसी बढ़ी तो बुलाया, यही अपना आभासी दुनिया में जी रहा था कि लड़की ही से बात हो रही है, इस तरह से बात हो रही है। उसके बाद उसकी मर्डर होती है। इस तरह से कई घटनाएं होती है। लड़कियां को भगाने के लिए फेक प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल होता है। तो इसमें दोनों ही जिस तरह का एक्ट होता है, उसके आधार पर, जिस तरह का एक्ट अगर कोई उसके आधार पर फांसी लगाता है तो 306 का केस हो सकता है, या कोई आईटी एक्ट का दुरुपयोग होता है तो आईटी एक्ट में 66-67 में बहुत सारे क्लाउज के साथ धाराएं बनी हुई है। किसी 66-67 इसको थोड़ा और इस पर थोड़ा 66 में है, किसी का अगर गोपनीयता आप स्टोलन करते हैं, किसी से पूछ करके या हैक करके, तो उसमें बी में है, उसको आप यूज करते हैं तो फिर आगे डी में जाएगा। जी, हेट्रेड फैलाने के लिए किसी को आप फेक न्यूज़ के आधार पर सांप्रदायिक ई फैलाते हैं तो 67 में जाएगा। बहुत अच्छा वेंकटेश जी, इस विषय पर रजत दा बहुत बढ़िया ढंग से हम लोगों को बता सकते हैं। वेंकटेश जी जो बोल रहे थे, मुझे अपने दिमाग में 2-3 घटनाएं आ गए। व्हाट्सएप के 2-3 ग्रुप में था, तो उसमें इस ढंग से फेक न्यूज़ आते थे। तो आमतौर पर हम में से किसी को हर न्यूज़ को देखने की फुर्सत ही नहीं होती, लेकिन कई बार होता था कि 7-8-10 दिन में एक बार नज़र आ गया, मुझे लगा ये गलत है। मैंने पोस्ट करने वाले से पूछा कि भाई इसका आधार क्या है, आप तो गलत प्रचारित करते हो। सामने वाले नाराज हो गए, उनको लग रहा था उनके एक बात मतलब विषांतर हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं, ये हम लोगों को बता देना चाहिए कि इस आभासी दुनिया या इंटरनेट की दुनिया में हम लोग पासवर्ड सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, दरअसल में इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं। आप किसी को अपना नाम बदल के ईमेल कर रहे हैं, वो 2 मिनट में आपके ईमेल के आधार पर आपका आईपी एड्रेस क्या है और फिलहाल आप कहाँ से आपने ईमेल भेजा है वो देख सकता है। इसलिए आभासी दुनिया में खास तौर पे बच्चों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए
कि इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं। आप जिसको गोपनीय समझते हैं वो आपके और आपके दोस्त के लिए गोपनीय होगा, साइबर सेल के एक्सपर्ट्स के लिए, इंटरनेट कंपनी के लिए, या आकाश जी जैसे जो लोग एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ गोपनीय। आप कहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, वो वहाँ से झांक सकते हैं। इस बात को बताना है। रजत, बहुत बढ़िया। आदित्य जी, एक चीज जो उभर करके सामने आई है, वेंकटेश जी ने भी चर्चा किया कि ये र्यूमर, पहले तो हम एक एक करके र्यूमर फैलाते थे। अभी क्या है कि मुझे लगता है कि एक पूरा का पूरा लगभग 75 करोड़ का एक भारत में ही अगर देख लें तो 75 करोड़ आबादी के पास में वो सारा का सारा यूजर है वो। तो ये जो चीज़ें हैं वो तुरंत में ये पूरा, तो इसको कुछ कमज़ोर करने के लिए कुछ ऐसा कोई सॉफ्टवेयर टाइप का कुछ है कि जो निगेटिव चीज़ों को कमज़ोर करे या फ्यूज़ करे? जी देखिए, मैं कुछ आंकड़ा आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 60 करोड़ फेसबुक के यूज़र हैं, लगभग 50 करोड़ आपके यूट्यूब के यूज़र हैं, और 20 करोड़ इंस्टाग्राम के यूज़र हैं, और 1.5 करोड़ ट्विटर के यूज़र हैं। अब आप देखिए कि मुझे पहले भी बोला था कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ की तरफ नहीं जाते हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे, है ना, आपको वो प्रॉस्पेक्ट नहीं मिलेगा। जहाँ तक नेगेटिव चीज़ों का बात है कि आप इसको रोका कैसे जाए, थामा कैसे जाए, तो मैं इस पूरे चीज़ को 2 भाग में मैं इसको बांटता हूँ, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। देखिए, बच्चों के लिए क्या है कि ये बहुत इस चीज़ के चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो इसमें जो उनके पेरेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों पे नज़र रखें। अब नज़र रखें कैसे? देखिए, इसमें मैं आपको सीधा साधा बता देता हूँ कि इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे मेरा जो फेवरेट है मैं बता देता हूँ, M-Spy करके है। इस पर आप पूरी तरीके से नज़र रख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। M-Spy सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक और है नॉट एंड फैमिली करके, जिसमें आपके जितने बच्चे हैं सबका एक साथ आप नज़र रख सकते हैं। इसमें क्या क्या नज़र रख सकते हैं? ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनके GPS लोकेशन से। उसके बाद आप उनके सोशल मीडिया में क्या एक्टिविटी हो रही है। जैसे कि उसमें से मेरा फेवरेट है कि जैसे बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, अपने एज को बढ़ा करके अपना फेसबुक प्रोफाइल बना लेते हैं और फिर वो एडल्ट से बात करने लग जाते हैं। तब वो जब डेट ऑफ बर्थ अपना चेंज करते हैं तो वो पेरेंट्स के पास अलर्ट आ जाता है कि इसने एक फेसबुक प्रोफाइल बनाया है, जिसका अलर्ट उनके पास आ जाता है। तो वो तुरंत जा कर के रोकेंगे, देखिए गलत है। वो बच्चों को समझाए, है ना, वो एक दोस्त की तरह उसको समझाए कि देखो क्या हो सकता है और क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं अगर बड़ों की बात करूँ, बड़े देखिए क्या 3 टाइप का एक बोल सकते हैं कि क्राइम होता है, जिसको हम सबसे पहला बोलते हैं साइबर बुलिंग, ठीक है, जिसमें होता है कि आप धमकाते हैं साइबर वर्ल्ड में, इन दिनों ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। फिर होता है साइबर स्टॉकिंग, जो पीछा कर इसी चीज़ को वेंकटेश जी, जैसे साइबर वर्ल्ड में जाकर के हम किसी चीज़ को धमकाते हैं या कोई र्यूमर फेक बनाते हैं, आजकल देख रहे हैं कि भाई किसी को मार रहा है, काट रहा है, ऐसी चीज़ों ला करके, और उससे कई जगह दंगे हुए हैं। तो इसको रोकने के लिए जो अपने पास में जो पुलिसिया व्यवस्था है, पुलिस तंत्र है या प्रशासनिक तंत्र है या सुरक्षा एजेंसी है, वो किस प्रकार काम करती है, जरा दर्शकों को बताइए। सुरक्षा एजेंसी एक तो कोई घटना घटती है तो हम लोग उसका FIR करते हैं। जो भी विक्टिम साइड आता है, विक्टिम साइड मेरे पास आते हैं तो अप्रोप्रिएट IPC का सेक्शन भी अप्लाई होगा और IT का भी सेक्शन अप्लाई होगा, उसके साथ हम लोग FIR करते हैं। और दूसरा पैरेलल लेवल पर, खास करके झारखंड पुलिस की मैं बात करता हूँ, रांची की मैं बात करता हूँ, तो रांची में हम लोग अवेयरनेस का कार्यक्रम भी कई जगहों पर चलाए हैं। स्कूल्स में खास करके जो मैट्रिक के अंदर वाले स्कूल है, 10 के अंदर वाले स्कूल हैं, उसमें कई जगह हम लोग कार्यक्रम किए हैं। इसी बिंदु पर कार्यक्रम किए हैं ताकि डूज एंड डोंट्स के बारे में आपको जानकारी हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, सो डैट कि आपकी निजता आपके पास सुरक्षित रहे। अदरवाइज आप जो कह रहे हैं, इमोशंस में बह करके आप जो डाल रहे हैं, तो वो फुटप्रिंट की तरह परमानेंट है, वो मिटेगा नहीं और उसका आप शिकार हो सकते हैं। इन फ्यूचर आप शिकार हो सकते हैं, ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं आप। तो हम लोग अवेयरनेस का भी कार्यक्रम कर रहे हैं और साथ में FIR वगैरह करके कुछ पकड़े भी जाते हैं। इसमें कुछ उसका ये भी हो रहा है। कॉम्युनल दंगा फैलाने वाले भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं, फेक वीडियोज डाल करके किसी मूर्ति को, किसी खास धर्म के मूर्ति को गलत पिक्चराइज करके हम लोग डालते हैं। तो
इन सब सारी चीज़ों के लिए आईपीसी का तो है ही मेन एक्ट, प्लस आईटी एक्ट में जो प्रावधान है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। वेंकटेश जी, इसमें मनी क्या मतलब उसको क्या सजा क्या हो सकती है संभावित? सज़ा अब उसमें किस तरह का ऑफेंस है, लेकिन 3 साल 5 साल, अगर कोई बहुत बड़ा एक्शन है तो आजीवन कारावास भी हो सकता है। उससे देश की इंटीग्रिटी को खतरा हो रहा है, देश के अखंडता को आप खतरा कर रहे हैं, देशद्रोह जैसा आप कुछ फैला रहे हैं तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है और हो सकता है। बहुत अच्छा। रजत दा, क्योंकि जो पारंपरिक मीडिया है, अवेयरनेस जैसे वेंकटेश जी ने कहा, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका बनती है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पारंपरिक ढंग से काम करते आए हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए उसमें? देखिए, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए खुले मन से, पारंपरिक मीडिया जिसमें प्रिंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स भी है, सोशल मीडिया के दबाव के बोझ तले दब गए। मजबूरी है कि जो बड़े अच्छे टीआरपी वाले चैनल्स थे उनको भी अब सोशल मीडिया में अपना पोस्ट डालना पड़ रहा है, क्योंकि वो समझ रही सोशल मीडिया का दबाव उन पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसमें से एक, जैसे मैंने कहा कि मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, हम लोग को लगता है जो मूल पत्रकारिता का धर्म है, कोई मुद्दा आए उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो उससे इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। हम लोग अपने स्तर पर ये करते भी रहते हैं। अदरवाइज फेक न्यूज़ के हमको लगता है पथभ्रष्ट प्रतिभाओं की इस हिंदुस्तान में खासकर कमी नहीं है, जिनका दिन भर काम ही है कि खुराफात कैसे करें, उसके पीछे वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है इसमें। बहुत अच्छा रजत दा। मैडम, जैसे कि इन्होंने बताया कि परिवार पर नज़र रखने के लिए सॉफ्टवेयर है, इसके बाद बच्चों पर नज़र रखने के लिए सॉफ्टवेयर है, तो नज़र तो रखा जा सकता है, लेकिन बच्चे और परिवार को कैसे सेफ किया जा सकता है ऐसी चीज़ों से? व्यवहारिक तौर पर अगर हम देखें तो सोशल मीडिया सिर्फ हम ही नहीं चलाते हैं, जो गांव में है, जो कहना चाहिए कि जो कम पढ़े लिखे हैं या जो अभिभावक बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए भी अब तो ये सोशल मीडिया बिल्कुल आसानी से वो चलाया जाने वाला प्लेटफॉर्म मिल गया है। आप उसको टाइप नहीं भी करें तो भी वो बोल के वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो उनको हम कैसे ये बताएंगे कि आप किस ऐप पे जाइएगा और अपने बच्चों को वहाँ से आप केयर कीजिएगा, या फिर किस ऐप पे आपको नहीं जाना है, ये हम उनको कैसे समझाएंगे? ये तो हमारे लिए एक चुनौती अभी है। ये चुनौती है रजत दा। नहीं, इससे मैं इस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। वेंकटेश जी ने कहा तो ये चुनौती सिर्फ बच्चे और परिवार के लिए नहीं है, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन मैं उल्लेख कर दूं, आपको पता है छोटा जो मोबाइल रिचार्ज होता है वो झारखंड में पर डे कितने का होता है? झारखंड में पर डे 1,20,00,000 रुपए का मोबाइल रिचार्ज होता है, छोटा वाला, 10 रुपया 20 रुपया। इसको इस्तेमाल कौन करता है? मतलब मैं बता दे रहा हूँ, आगे से आप ध्यान दीजिएगा। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, वो डाउनलोड क्या करता है? भोजपुरी गाना, फिल्मी वीडियो, वो उससे डाउनलोड करता है। उसके मनोरंजन का साधन वहाँ तक है, लेकिन वो पूरे समाज के लिए खतरा नहीं है। मैं मूल विषय पर लौट आता हूँ कि इस वजह से जो आप बता रही हैं, उस वजह से तो सामाजिक जागरूकता छोड़ दीजिए, अभी पुलिस छोड़ दीजिए, केंद्र के मंत्री रविशंकर प्रसाद को कहना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया में गलत कंटेंट डालेंगे तो उसको 24 घंटे के अंदर आपको हटाना होगा, इसलिए कि उसको पकड़ने में कम से कम उतना समय तो लगेगा। कई बार कई पोस्ट वायरल होते के साथ पकड़ में आ जाते हैं कि इनके पीछे का मकसद गलत है, कई बार उसमें समय लगता है। तो ये सामाजिक जागरूकता से आएगा और क्रॉस क्वेश्चनिंग से आएगा। कोई गलत पोस्ट कर रहा है और हम उसको न टोके। मैं अपने 3 मित्रों का उदाहरण देता हूँ, एक कलकत्ता में है, एक मेरठ में थे, उनका निधन हो गया, तीसरे गुजरात में थे। तीनों मेरे फेसबुक फ्रेंड है, 2 के साथ मैं काम कर चुका हूँ। उनका पोस्ट आता था सेम, मतलब किसी ने 8:15 पर किया, किसी ने 8:20 पे किया और उसके बाद वाले ने 8:21 पर किया। मैंने एक बार तीनों का पोस्ट भेज दिया स्क्रीनशॉट बना के। हम कहे कि तुम लोग किस धंधे में फंसे हो यार। बात खुल के आ गई कि वो साइबर सेल के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको रोक भी नहीं सकता क्योंकि साइबर सेल का पेमेंट भी बड़ा अच्छा है, आमदनी का सवाल है। अब जैसे जो लोग अपराधी बन रहे हैं वो अपराध क्रिमिनल नहीं, मर्डर करने नहीं जा रहे हैं, उनको परिवार को आगे बढ़ाने के लिए रातों रात लखपति बनने की चाह उनको इस गलत रास्ते पे ले जा रही है।
तो इसमें खतरे और बढ़ेंगे अभी। ये इसको तो प्रमोट नहीं किया जा सकता है रजत। आदित्य जी, 2-3 चीज़ तो आपने बहुत अच्छी बताई कि परिवार पर नज़र रख सकते हैं, हम अपने बच्चे पर नज़र रख सकते हैं, लेकिन ये वायरल चीज़ें जो होती है इसको कमज़ोर करने के लिए या फ्यूज़ करने के लिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है क्या इसमें? जी, वायरल होने के स्टॉप करने के लिए अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये देखिए इंफॉर्मेशन एज है ये, ठीक है। इंफॉर्मेशन एज में आपके पास इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अब कोई न्यूज़ चैनल की बात करें, वो उनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम न्यूज़ पहुंचाएं, ब्रेकिंग न्यूज़ हम दें, ठीक है। तो ये जितना तेज होगा उतना ही जल्दी फैलेगा। इसी को हम लोग र्यूमर्स भी बोल सकते हैं। र्यूमर जैसे अब हम जो इंटरनेट की वर्ल्ड है उसमें बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, वो बहुत जल्दी फैलेगा। इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि इसके बहुत बड़े फायदे भी हैं। हाँ, लेकिन इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कल की जो बता रहे थे रविशंकर प्रसाद हमारे जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला कि फर्स्ट किसी भी चीज़ को किसने इनिशिएट किया उसकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को होनी चाहिए। और जितने भी जो सोशल मीडिया ऑपरेटर हैं उनके लिए अब दायित्व तो बन गया है कि कोई भी जो र्यूमर फैल रहा है उसका ओरिजिनेटर कौन है, ये अब इसका प्रावधान आ गया है कि ओरिजिनेटर सोशल मीडिया ऑपरेटर को बताना है कि कौन है। तो ये एक बहुत बड़ा डिटेरेंट है कि मतलब कि गलत चीज़ नहीं फैलाए, क्योंकि अब उसके साथ बहुत सारा अब प्रावधान है, बहुत सारे इसमें एक्ट हैं। IT एक्ट 2000 में बहुत सारी चीज़ लिखी गई हैं, IPC में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक डर भी पैदा करेगा कि जो ओरिजिनेटर है उसको पकड़ा जा सकता है। ओरिजिनेटर, बड़ी गंभीर बात। वेंकटेश जी, आपके मतलब ये जो है जो बताए हैं ये रिसेंट एकदम डेवलपमेंट है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया। जब बढ़ने लगा तो भारत सरकार को भी लगा कि नहीं, इस पर हम लोग को और करना चाहिए। अभी तक का जो प्रावधान था वो इंटरमीडियरीज जो थे, जो चाहे फेसबुक वाले हो, व्हाट्सएप वाले हो, यूट्यूब वाले हो, ये लोग बहुत दरकिनार रहते थे कि मैंने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने डाला है पोस्ट, आपने पढ़ा है, आपने फॉरवर्ड किया है, मैंने तो कुछ किया नहीं जी। लेकिन पहली बार भारत सरकार ने उन पर अकाउंटेबिलिटी लाई कि नहीं, आप प्लेटफॉर्म चूँकि आपका है तो आप करो, इसको नहीं करोगे तो फिर मैं करूँगा, मैं आपको फिर लाइसेंस रद्द करूँगा या आप पर कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो आपने 2-3 चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक तो कही कि कोई भारतीय को आप रिग्रेशनल ऑफिसर के रूप में नॉमिनेट कीजिए और उसका नंबर प्लेटफॉर्म पर डालिए कि अगर आपको शिकायत करना हो, कंप्लेन करना हो तो किसको करना है, उसका एक मैकेनिज्म डेवलप कीजिए। बहुत अच्छा, इंडिया के रेसिडेंट हो जाए। हाँ, मैकेनिज्म डेवलप कीजिए और उस अगर कोई कंप्लेन करता है तो विदिन 24 आवर्स आपको एक्नॉलेज करना है और उसका विदिन 15 डेज आपको रिड्रेसल कर देना है। एक टाइम फ्रेम भारत सरकार ने किया है, हाल ही कल ही परसों लाया गया है, कल ही IT एक्ट इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स करके कुछ लाया गया है। अभी बहुत हमको लगता है पब्लिसाइज भी नहीं हुआ है, लेकिन मोटे चीज़ यही सब है। उसमें अकाउंटेबल बनाया गया उसको, और एक भारत सरकार का ऑफिसर उसको मॉनिटर करेगा। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने प्लेटफॉर्म पर डालना होगा, सार्वजनिक करना होगा। ये सोशल मीडिया पर डेट हर एक टाइम इंटरवल के बाद उसको अपडेट करते रहना होगा कि हमने ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है, ये सारे यूजर्स को आपको बताना होगा। तब पहली बार इंटरमीडियरीज की अकाउंटेबिलिटी आई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका ये होगा, र्यूमर्स को आप चेक कैसे कर सकते हैं, कितना दिन में डिलीट करना है। ओरिजिनेटर जो है, खास करके जो इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को जो प्रभावित करने वाला मैसेज है, देश की एकता अखंडता को जो प्रभावित करने वाला मैसेज है, तो वो जो है देश के लिए या सांप्रदायिक जो इस तरह का माहौल है तो समूचा इंटीग्रिटी यूनिटी में आएगा। तो उसका ओरिजिनेटर तो तुरंत 24 घंटा में उसको बताना है कि ओरिजिनेटर कौन है। ओरिजिनेटर को बताना, अभी हम लोग मेल करते थे तो उसको देता था कभी अपनी सुविधा अनुसार, जब उसको मिला तो मर्जी हुआ तब दिया। अब है कि 24 आवर्स में आपको दे देना है, और अगर कोई आदेश आपको आता है तो 24 आवर्स में उसको डिलीट करना है, सिस्टम से, पूरे सर्वर से डिलीट करना है। तो ये सारी चीज़ें नए प्रावधान से आए हैं। लेकिन आफ्टर ऑल मेरा जो व्यू है कि थोड़ा बच्चों का सोशलाइजेशन इस तरह से हो कि ताकि डूज एंड डोंट्स की जानकारी उन्हें रहे। नॉलेज ही सबसे बड़ा बचाव है। स्कूल में भी हम समझते हैं मिडिल लेवल पर IT की जानकारी होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स की जानकारी उनको होनी चाहिए कि हमें क्या करने से क्या हो सकता है, क्या करने से क्या नहीं हो सकता है। अनजाने में बहुत बच्चे करते जाते हैं बाद में। वेंकटेश जी, स्कूलों को इस पर थोड़ा अवेयर करने की ज़रूरत है क्या? ये
एकदम ज़रूरत है। परिवार के बाद अगर सबसे बड़ा रोल है तो स्कूल का ही रोल है। तो स्कूलों को, हमको तो लगता है कि सिलेबस में थोड़ा और डिटेल इस तरह से हो कि बच्चे उसको उत्सुकतावश बढ़िया से पढ़ें और बढ़िया से जानें, प्रोस एंड कॉन्स सारे चीज़ों को जानें। क्योंकि आज के युग में आप सोशल मीडिया से अब दूर नहीं हो सकते। सोशल मीडिया जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, उसे दूर नहीं हो सकते। उसके साथ रह करके ही उसके जो निगेटिव एस्पेक्ट है उसको दूर करने की आवश्यकता है। उसको आप छोड़ नहीं सकते। इस संचार युग में 21st सेंचुरी में आप छोड़ नहीं सकते। उसके साथ रह के उसको कैसे उसे बचा जाए, उसके लिए नॉलेज दीजिए, परिवार में सोशलाइजेशन हो, स्कूल जो है ज्ञान दें कि एक चीज़ का, इस चीज़ का वायोलेशन इस एक्ट में है, इस चीज़ का वायोलेशन इस सेक्शन में आप पनिशेबल हैं, आप देश की एकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो बच्चे में थोड़ा सा कुल मिलाकर के सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। सोशल मीडिया एक विषय सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। प्रोस एंड कॉन्स को पूरी जानकारी उनको अच्छी तरह से दी जाए। बच्चों के लेवल पर ही जानकारी दी जाए, उसको बड़े लेवल पर जानकारी नहीं, बच्चों को जानकारी बच्चों को लेवल पर दी जाए, एग्जाम्पल्स के साथ दी जाए, ताकि बच्चे अधिक से अधिक इनकलकेट कर सकें, ज्ञान बढ़ा सकें अपनी, और अपने जीवन में उसको लागू कर सकें। टाइम कंज्यूम, जो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं उससे बचें, तो उसका हम लाभ उठा सकते हैं। बहुत अच्छा। आदित्य जी, आपने एक तो बात कही क्या कि भाई सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली जाए उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो क्या अगर सर्वर इस प्रकार का कुछ सर्वर से ही हटाना, तो ऐसा कोई प्रोविज़न है? एक दूसरा कि बच्चों को जो वेंकटेश जी ने जो बताया कि बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा था ना कि भाई सॉफ्टवेयर है, तो ये स्कूल में अवेयरनेस के लिए इसको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इसमें बच्चों के लिए जो बता रहा था, ठीक है, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें बच्चों को जो कंप्यूटर की जानकारी है बहुत कम उम्र में स्टार्ट हो जाएगी। ये 2022 या 2023 से लागू हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक, देखिए, जैसा कि वेंकटेश जी ने बताया कि एक ऐसी चीज़ हो गई है सोशल मीडिया जिससे हम दूर नहीं रह सकते हैं। हमको उसके अच्छाइयों को अपनाना है और उसके गलत चीज़ों को हटाना है, ठीक है। तो हम बच्चों पर निगरानी रखें, उनको समझाएं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब सर्वर की जो बात कर रहे हैं, सर्वर से हर चीज़ को हटाना एकदम संभव है। हम जो भी करते हैं, देखिए, जो क्राइम करने वाले होते हैं वो सोचते हैं कि हम बहुत शातिर हैं और हम कोई भी प्रोफाइल चेंज करके वो कर लेंगे, बट ऐसा है नहीं। आप जिस भी टाइम पे आप लॉगिन करते हैं उस टाइम से आपका पूरा ट्रैक रखा जाता है कि कहाँ से आपने लॉगिन किया, किस आईपी एड्रेस से किया गया, ठीक है, आप कितने देर किस वेबसाइट को विजिट किए, कब वहाँ से कौन सा डाउनलोड किए, कौन से सोशल मीडिया पे आपने लाइक किया, फिर उसको अनलाइक कर दिया, वो सारा चीज़ आपके रिकॉर्ड में रखाते हैं। इस चीज़ को हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं। ये डिजिटल फुटप्रिंट जो होता है, ये सारे जो सोशल मीडिया ऑपरेटर हैं वो मेंटेन करती हैं। हाँ, उनको अगर मतलब सरकार की तरफ से प्रेशर करके हटाना है 24 घंटे में, जैसा कि अभी नया जो पॉलिसी आ रहा है, तो एकदम हटाया जा सकता है। इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है, कोई दूसरा राय नहीं है, इसमें एकदम किया जा सकता है। बहुत अच्छा। मैडम, आप तो एक स्कूल भी चलाती हैं, जैसे वेंकटेश जी ने बताया कि इसको कैसे, तो क्या इससे आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन होगा? हाँ, चूँकि बच्चे शुरू से सीखने वाले बच्चे होते हैं और एक शुरू से वो जो सीखेंगे वही वो आगे तक भी लेके जाएंगे। इन्होंने एक अच्छा सजेशन दिया कि बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम में, स्कूली पाठ्यक्रम में ही इन चीज़ों को शामिल कर देना चाहिए, डू एंड डोंट्स को लेकर। पर इसके साथ साथ हमारे परिवार में जो हम रहते हैं, हम जो एज ए गार्जियन हैं, हमारे स्कूल से ज़्यादा जिम्मेवारी हमारी पड़ती है, क्योंकि बच्चे तो हमारे पास ज़्यादा रह रहे हैं। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उस बच्चे को हम देखें कि वो बच्चा किस तरह से सोशल मीडिया को वो यूज़ कर रहा है। और चूँकि मैं प्रैक्टिकली ये देखती हूँ, अभी कोरोना टाइम में जो बच्चे स्कूल से अभी घर में बैठे हुए हैं, स्कूल उनका जाना है नहीं, और घर में बैठकर वो जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, उस ऑनलाइन स्टडी के चलते बच्चों के स्वास्थ्य में भी मुझे एक गिरावट नज़र आई है, क्योंकि मैं बिल्कुल बच्चों के साथ में रहती हूँ और बच्चों को ये प्रॉब्लम होने लगी है। लगातार वो ऑनलाइन वो क्लास कर रहे हैं, तो उनको आँख में दर्द होने लगा है, बैक पेन उनको बिल्कुल ये कॉमन हो गया है। इस तरह से हमेशा ये करना, झुके रहना, ये करना। और
जो उनके स्वभाव में है। सबसे बड़ी ये जो पहचान इस वक्त मुझे दिखी है कि बच्चों के स्वभाव में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आ गई है। अगर उनको हम कहें कि बेटा तुम ये काम अभी थोड़ी देर के लिए रोक दो, चलो थोड़ा सा ये स्टडी कर लो या थोड़ा सा तुम ऑफलाइन हो जाओ, तो नहीं मम्मी मुझे अभी यही करना है। और अगर हम वहाँ से अपना ध्यान हटाते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं वो हमारे साथ चीटिंग करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उनमें बच्चों में झूठ बोलने की एक ज़बरदस्त प्रवृत्ति अभी डेवलप हुई है। बेशक हम गार्जियन हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव हम दोनों देख के चलते हैं और हमें चलना ही होगा, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे देश के जो फ्यूचर हैं और हम एक समाज निर्माता के तौर पर एक बेहतर समाज बना के दें अपने परिवार से। बिल्कुल। रजत, इसको आप किस रूप में देखते हैं, ये पूरे परिवर्तन को? पूरे परिवर्तन को मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से डिफरेंशिएट और उसकी व्याख्या करना चाहता हूँ। मेरी सोच है कि जब आप लड़के को मोबाइल देते हैं, किन्हीं कारणों से देते हैं, तो आप ये मान लीजिए आपका जो नवजात शिशु था, मोबाइल के साथ वो नवजात शिशु है। नवजात शिशु की एक आदत देखिएगा, जब वो घुटनों के बल चलने लगता है तो पानी की तरफ कम जाता है, जलते आग की तरफ ज़्यादा जाता है। तो ये उसको समझाना होगा घर के लोगों को कि भाई वो आग है, उसमें हाथ मत डाल, जल जाएगा। खतरा ये है कि देखिए 5G, चाहे वो जियो का आए, BSNL का आए या फिर सैटेलाइट से एलन मस्क का आए, उस वक्त ये गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। तो हम लोग को तय करना होगा। और हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं अपने अनुभव से पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। ढेर सारे सॉफ्टवेयर तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, नया कोई सॉफ्टवेयर है कि उसका इस्तेमाल करना आता नहीं है। कोई कहीं जाके गाड़ी फंस गई तो यूट्यूब में टाइप करके खोजना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन वहाँ पर है, तो हम लोग उससे सीखते हैं। तो ये आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते जाना है। एक इसी विषय पर कि आजकल हम देख रहे हैं कि YouTube पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, खास करके बच्चों के पढ़ाई के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको तो हम ले सकते हैं, तो और उसी को खोलते 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 आदमी दूसरा भी चीज़ खोलने लगता है। नहीं। आपका इस पर क्या? तो IT एक्सपर्ट के तौर पर उन्होंने कहा हम लोग अपने दफ्तर में जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, सबकी जानकारी में, कोई मैं परम गोपनीय बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस के 25 कंप्यूटर में किस किस वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है वो मैं अपने एक कमांड से सर्वर पे रोक दूंगा, आप उस पे जा ही नहीं सकते। तो ये तो जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी जिम्मेदारी है, तो वो उस हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर करे। लेकिन हेड ऑफ द फैमिली को भी तो अच्छे बुरे और उसके संचालन का ज्ञान होना चाहिए, ये तो जागरूकता से ही आएगी। आदित्य जी, हेड ऑफ द फैमिली, जैसे इन्होंने कंप्यूटर तो इनका आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन सबके पास में तो अलग अलग मोबाइल है। हेड ऑफ द फैमिली को क्या करनी चाहिए, ये कैसे हो सकता है? आपने एक सॉफ्टवेयर की बात की थी, उसको थोड़ा सा देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने जो भी सॉफ्टवेयर की बात कही, ठीक है, ये आप मल्टीपल डिवाइसेस, या मोबाइल हो या टैब हो या कंप्यूटर हो, उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं और सभी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक ही रह सकता है। वो एक ही अपने डिवाइस से फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अलग है, ये दिस इज़ कनेक्टेड वर्ल्ड, ये कनेक्टेड वर्ल्ड है। आप कनेक्ट कर करके सबको देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है। अच्छा, इसके एडमिन 2 हो सकते हैं कि एक ही मतलब है? एडमिन 2 भी बना सकते हैं, लेकिन ये अच्छा होगा कि आप एक ही हाँ, कई कारणों से एक ही रहे। 2 पैर पर नाव रखने से जैसे भटक जाता है, क्योंकि अब जैसे मदर और फादर हैं आजकल। हाँ। हो क्या रहा है कि बच्चे यूट्यूब की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? मैंने मदर फादर की ही बात की है। हाँ। इसमें कहीं ईगो नहीं क्लैश होने लगे, ये मैंने। हाँ, ये ईगो क्लैश हो सकता है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स आप टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2 एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकता है, दोनों अपने तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी इसमें रोक टोक नहीं, टेक्नोलॉजी की तरफ से रोक टोक नहीं है। कि आप एक ट्रोल की बात कही है रजत दा ने, ये क्या है, जरा इसको जरा दर्शकों को बताइए कि ये है क्या? देखिए, ट्रोल क्या होता है कि आप किसी सोशल मीडिया में अपने कुछ पोस्ट डाला, अब उसके पीछे बहुत सारे लोग एक के बाद एक ट्वीट रीट्वीट होता चला गया, तो एक तरह का वो ट्रोल बन गया। ठीक है, उससे आपका जो छवि है अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। जो आप कर रहे हैं उसको अच्छा माना जा सकता है, खराब सेम चीज़ को आप खराब तरीके से दिखा सकते हैं, अच्छे तरीके से दिखता है। ये किस तरह का उसके पीछे जो पोस्ट रीट्वीट सब चल रहे हैं उस पर होता है, उस चीज़ को आप तुरंत रोक सकते हैं। जैसा कि रजत दा ने भी बताया कि आप अगर किसी ने आपके पोस्ट पर कमेंट किया है और आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है आपके लिए, तो आप उसके साइबर बुलिंग में फंसिए नहीं,
आप उसको तुरंत, फेसबुक पे है तो आप उसको बैन कर सकते हैं। बैन करने का मतलब कि सेम यूज़र आपके किसी भी पोस्ट पर कमेंट नहीं कर सकता है। अगर यूट्यूब में है तो आप किसी भी कमेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट अब्यूज़ कर सकते हैं। तो उस पर यूट्यूब तुरंत एक्शन लेता है कि ये किस टाइप का रिपोर्ट है, ये क्या ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए रिपोर्ट डाला गया है, या साइबर बुलिंग के लिए डाला गया है, या साइबर स्टॉकिंग के लिए डाला गया है, ये किस चीज़ के लिए डाला गया, वो तुरंत उस पर एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि उस पर एक्शन नहीं होता है। हाँ, तो अभी आप बता रहे थे वेंकटेश जी कि इस प्रकार की परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? मुझको लगता है गलत चीज़ के फैलाव के रोकने के लिए हम लोग के यहाँ व्हाट्सएप बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो व्हाट्सएप में खास करके जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप शामिल हो रहे हैं, 200-300 आदमी एक साथ शामिल हो रहे हैं। एक न्यूज़ को एक बार में 200 आदमी कर रहा है, और 200 आदमी अगर और कई जगहों पर उसको फॉरवर्ड करता है तो उसका काफ़ी तेज़ी से फैलाव होता है। तो इसके लिए जहाँ तक हमको समझ में आती है, या झारखंड पुलिस भी एडवाइजरी जारी की है कि एडमिन लोग जो बनते हैं, इस तरह के ग्रुप एडमिन जो बनते हैं, जिनको आप डिजिटल फैमिली की हेड कर सकते हैं। घर में जैसे परिवार का मुखिया होता है, तो ग्रुप एडमिन जो होता है वो डिजिटल फैमिली अगर कहिए तो डिजिटल फैमिली का हेड हुआ। तो उसकी एक दायित्व है कि हम जो ग्रुप मेंबर बना रहे हैं तो वो थोड़ा सोच करके बनाए कि हम किसको अपने ग्रुप का मेंबर बना रहे हैं। और अगर इस तरह का पोस्ट आता है तो या तो तुरंत उस पर कमेंट करे, पास करे। अगर उससे कंट्रोल से बाहर सिचुएशंस हो रहा है तो फिर एडमिन का यह दायित्व है कि उसको रिमूव करे, उस मेंबर्स को वार्निंग दे करके, या पुलिस में कंप्लेन करे कि सच पर्सन जो है बार बार मना करने के बावजूद जो इस तरह का पोस्ट, हेटेड पोस्ट कर रहा है, जिसे समाज में ही होगा। और लास्टली वो ओनली फॉर एडमिन करके ग्रुप को चला सकता है, ताकि दूसरे का राइट को रोका जा सके, और समाज के सुरक्षा के लिए या इस तरह के गलत चीज़ों को फैलाव को रोकने के लिए। अच्छा, एक चीज़ वेंकटेश जी और बताइए कि एडमिन, अगर मतलब एडमिन के मेंबर हैं, तो अगर किसी ने मेंबर ने डाल दिया तो एडमिन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है क्या इसमें? नहीं, एडमिन पर दायित्व तब बनेगा जब एडमिन ने उसको बढ़ावा दिया, या एडमिन ने कोई कमेंट नहीं किया, एडमिन ने पुलिस को खबर नहीं किया। अगर एडमिन आप चुपचाप हैं तो इसका मतलब आपकी सहभागी है उसमें ना, तो उनका दायित्व वहीं पर बनता है कि आपने पुलिस को खबर कर दिया कि हमारे ग्रुप का फलाना मेंबर जो है मना करने के बावजूद, अगर तुरंत डिलीट कर देता है तो चलिए गुड फेथ में चलेगा। लेकिन अगर मना करने के बावजूद वो करता है तो ग्रुप एडमिन का यह परम दायित्व है कि तुरंत पुलिस को खबर करे कि सच पर्सन जो है इस तरह के मैसेज को फैला रहा है। अदरवाइज वो भी लायबल होंगे, जो सेक्शंस में बाकी लोग होंगे उनका भी दायित्व बनेगा। तो ग्रुप एडमिन का एक दायित्व बनता है, ग्रुप एडमिन का दायित्व बनता है। मैडम, आप तो स्कूल के से संबंधित हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी आपने काम किया है, तो जो इस प्रकार की परिस्थितियां जो उत्पन्न होती है, इसके समाधान के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम लोग समाज में क्या कर सकते हैं? आपने सही कहा कि चूँकि स्कूल में जो बच्चे हैं और बच्चों को सही एजुकेशन देने के लिए, चाहे वो टेक्निकल लाइन हो, चाहे वो उनका संस्कार हो, हर क्षेत्र में स्कूल के जो हेड हैं, जो उनकी भी ये दायित्व बनती है कि हम बच्चों को सही एजुकेशन दें, सही उनको लाइन दें, सही गाइड दें। और अब चूँकि हम इस टेक्नोलॉजी लाइफ से अपने आप को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और इस लाइफ में हम उन बच्चों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए बेहतर यही है कि हम उन बच्चों का जो सोच है उनको पॉजिटिव की तरफ हम ले जाएं, पॉजिटिविटी की तरफ। जी हाँ, हमको सकारात्मकता की तरफ ही ले जाना होगा। और उनको सकारात्मक दिशा देने के लिए बीच बीच में जो स्कूल्स हैं वो अपने स्कूल में बच्चों को ये टेक्नोलॉजी एजुकेशन देने के लिए वो सेमिनार या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर बच्चों को ये गाइडलाइन दिला सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक उपाय है। रजता, इसमें हम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? मैं खास करके प्रिंट मीडिया की बात करता हूँ। प्रिंट मीडिया की सबसे प्रमुख भूमिका है कि देखिए, कई बार साजिश के तहत या लोकप्रियता बटोरने, आजकल सोशल मीडिया में खुद को पॉपुलर साबित करने के लिए भी
लोग गलत चीज़ पोस्ट कर देते हैं, तो उसको क्वेश्चन किया जाए। और लगता है कि समाज में कोई ऐसा गलत बात चल रहा है, कोई गलत सूचना प्रसारित हो रही है, तो उसको आप प्रिंट में तो अपनी जगह दे ही सकते हैं कि ये गलत है, और उसके बाद उसी प्रिंट के कटिंग को काट के आप सोशल मीडिया में जिस प्लेटफॉर्म पर उसे पोस्ट किया गया है उसका जवाब आप वहाँ पेस्ट कर दें। एक बार, 2 बार, 3 बार आप टोकेंगे, उसके बाद से मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि लोग फिर गलत पोस्ट आपकी उपस्थिति में डालने से कतराते हैं कि आदमी पागल है, सवाल कर देता है। जब आप सवाल करने लगेंगे तो इस किस्म की साजिश करने वाले लोग भी डरते हैं, तो उनको डराना तो होगा कि आप कुछ भी करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इस ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो आपसे सवाल करेंगे, ये जरूरी है। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि इस पर पूरा इंटीग्रेटिव यानी संयुक्त रूप से एक कोऑर्डिनेशन, प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन, सामाजिक कोऑर्डिनेशन, और ये कैसे भी, तो इसके लिए पुलिस या प्रशासन में ऐसा कोई है कोऑर्डिनेशन? रजत, आपको क्या लगता है इसमें है कोई ऐसा मतलब किया? देखिए, हमको लगता है ये मतलब हम लोगों की बड़ी बीमारी हो गई है कि हम लोग वोट देंगे, सरकार मैंने चुना है बोलेंगे, लेकिन मैंने वोट देने अलावा बाकी 4 महीने 11 दिन 4 साल 11 महीने 29 दिन क्या किया? अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। हम लोग सब सरकार पर छोड़ देते हैं। इस सरकार पर क्यों छोड़ रहे हैं भाई? आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए। आप जब समाज अपनी जिम्मेदारी निभाने लगेगा तो सरकार के लिए काम करना आसान होगा। अभी जैसे पुलिस में अगर एक साथ 20 केस आ जाए तो साइबर थाना के पास उतने संसाधन नहीं है, मैन पावर नहीं है, वो करेगा कहाँ से? तो लेट होगा, पब्लिक क्वेश्चन करेगी तो उसका रिएक्शन तुरंत आने लगता है। हाँ, साइबर केस या IT एक्ट का जो केस होता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। उसमें कहीं आप मेल करते हैं, मेल का रिप्लाई का वेट करते हैं, उसका CDR मंगाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ठीक ही कहा कि सिर्फ पुलिस के दायित्व पर आप चाहिएगा कि एकदम साइबर फ्रॉड फ्री हो जाए या सोशल मीडिया का मिसयूज फ्री हो जाए, नॉट पॉसिबल। न तो यह वांछनीय है और न संभव है। इसमें सबको एक साथ दायित्व का निर्वहन करना होगा। फैमिली, स्कूल, मीडिया, सोसाइटी, सबको एक साथ कोऑर्डिनेशन की बात आपने ठीक ही कही कि सबको एक साथ दायित्व का निर्वहन करना होगा। जैसे थोड़ा सा विषयांतर हम हो रहे हैं, आजकल साइबर फ्रॉड आम हो रहा है और उसके ओरिजिनेटर आप ही होते हैं। जो विक्टिम होता है वही ओरिजिनेटर होता है। कोई आप फ़ोन करता है, ये थंब रूल है। इस चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ही बता रहा हूँ कि कभी भी बैंक आपका ATM और पिन नहीं मांगता है फ़ोन से। आपको ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी तो आपको बैंक बुला करके आपके सामने बात करके आपसे लेगी, पासबुक नंबर या जो भी। फिर भी दर्शक जो है जैसे ही वो फ़ोन करेगा कि मैं फलाने बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ या फलाने बैंक के कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ, आपका ATM ऐसे हो रहा है, तो अपनी गोपनीयता दे देंगे। तो ये तो आपको समझ होनी चाहिए ना। आपने लॉटरी में सफारी कार जीत लिया है, आप तुरंत हो जाते हैं कि अरे चलो हमें तो लॉटरी मिल गई। आप किसी को शेयर भी नहीं करते कि कहीं शेयर करें तो कहीं वो भी नहीं हिस्सेदार बन जाए। वो सीधे जैसे जैसे कहता है लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, कभी कभी 2-2 लाख रुपया आप जमा कर देते हैं उसके कहने पर कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर तो इतना, कस्टम के नाम पर इतना दे दीजिए। बहुत तरह का फ्रॉड, इतने तरह का फ्रॉड है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। कल परसों एक हमारे यहाँ घटना घटी, एक कोई फैक्ट्री वाले को बोला कि भाई हम आर्मी से बोल रहे हैं, आर्मी के ड्रेस में रहता है, आर्मी से बोल रहे हैं हम इतना सप्लाई आपसे ले रहे हैं और आप हमको सामान भेज दीजिए। सामान भी पहुंचता है आर्मी कैंट पर, गेट वाले पास नहीं देते क्योंकि आर्मी कैंट से संबंधित था नहीं मामला। तो कहता है कि दुकानदार कहता है या फैक्ट्री वाले कहते हैं कि भाई सामान तो वहाँ पास नहीं बना रहा है। कहा कि अरे पेमेंट हम नहीं किए हैं ना, इसीलिए नहीं हो रहा है, QR कोड डाल रहे हैं, स्कैन कर दीजिएगा तो हम तुरंत पेमेंट जैसे ही आएगा तो पास यहाँ जनरेट हो जाएगा। QR कोड डाला और QR कोड से समूचा उसका पैसा निकाल लिया। 5 रुपये डाल रहे हैं, 5 रुपये के नाम पर फिर इतना निकाल लिया। तो इन सब चीज़ों को समझिए कि हम कोई जो अननोन लिंक आ रहा है उसको हम नहीं देखें, उसको डिलीट करें। अननोन लिंक को जैसे कीजिएगा तो UPI से आप जुड़ जाइएगा, आपका खाता जो है, आपका खाता का समूचा गोपनीयता ले लिया, आप समूचा ट्रांजेक्शन कर लेगा, तो उससे बचें। QR कोड को स्कैन करने से बचें अनावश्यक। कभी OTP मांगता है, जिससे कहता है कि आपको 5 रुपये दे रहे हैं, 5 रुपये देने के लिए OTP भेजेंगे, हम कन्फर्म हो जाएगा तब आपको पेमेंट करेंगे। कभी पैसा रिसीव करने के लिए OTP की ज़रूरत नहीं होती। इन सब चीज़ को आप डिजिटल पेमेंट मोड में जा रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों को नहीं जान रहे, बेसिक को जो नहीं जानिएगा तो फ्रॉड के शिकार होइएगा और उसके बाद पुलिस के पास आइएगा।
पुलिस के पास टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप चाहते हैं तुरंत पैसा आ जाए। बहुत 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 गंभीर बात अंत समय में वेंकटेश जी ने कहा। फाइनल कमेंट के लिए क्या नॉट थोड़े मनी थोड़े शब्दों में हमको क्या क्या करना चाहिए? देखिए, नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। आज की दुनिया में अगर आप नॉलेज नहीं है तो किसी न किसी चीज़ के आप शिकार हो जाएंगे। आप फिजिकल वर्ल्ड में भी हैं तो बहुत सारे आपके साथ क्राइम हो सकता है, तो आप सचेत हैं। उसी तरीके से जब आप सोशल मीडिया वर्ल्ड में हैं, इंटरनेट वर्ल्ड में हैं, तो आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया में तो क्या प्राइवेसी पॉलिसी सेट करें अपने हिसाब से, ठीक है। ये सारी चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास नॉलेज है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपके साथ क्राइम नहीं हो सकता है। बहुत बहुत गंभीर विषय पर हम लोगों ने आज चर्चा की। खास करके हम लोगों ने सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर जो आज व्याख्या किया, हमको क्या क्या चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा संसार है, ये तिलस्मी संसार है। इन्हीं विषयों पर आज हम लोगों ने चर्चा की और आप तमाम हमारे अतिथि आए, आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम ऐसे ही कुछ विषयों को लेकर के, कुछ तथ्यों को लेकर के हम फिर अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत होंगे। इस बार इस कार्यक्रम के लिए हम अपने दर्शकों से अपनी टीम के साथ विराम लेते हैं। जोहार, धन्यवाद, नमस्कार।